नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निम्न टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, मैं समथिंग 4 से 5 दिनों बाद आप सभी के बीच उपस्थित हो रहा हूं और इसके पीछे का एक रीज़न भी है कि मेरे हार्ट में दर्द था, है ना। और इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं क्लास लेने में असमर्थ रहा। अभी थोड़ा स्वस्थ हूं लेकिन उतना भी ठीक नहीं हो पाया हूं, बट कोई ना, है ना। ये थोड़ा बहुत दर्द का तो आना जाना लगा रहता है। इसलिए मैं आपके लिए आज क्लास लेकर आया हूं अल्टरनेटर, जो आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बोन्स मैरो माना जाता है ना। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इसी पे खड़ी है, इसी पे टिकी हुई है, मशीनों पे टिकी है। और मशीनों का एक मशीन है प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जो आपका बिहार विद्युत विभाग वाली वैकेंसी है, ये देखिए 5 जून के बाद किसी भी डेट को आपका जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का जो लिंक है ये एक्टिव हो सकती है। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने सिलेबस को कवर करते रहिए। आपके सिलेबस का एक पार्ट है अल्टरनेटर और आज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं अपन, है ना। तो नोटबुक अपने साथ में रखिएगा और कलम अपने हाथ में रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल हर प्रश्न को मक्खन की तरह क्लियर करेंगे। अगर जिस भी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आता, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी है, उस नंबर को आप घुमाइएगा, डायरेक्ट मुझसे संपर्क होगी, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है और डेली सुबह के 7 बजे ये क्लास चल रही है और चलती रहेगी। हर क्लास का आपको PDF मिलता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो दिया गया है ना। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस है दोस्तों, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से में आए हुए क्वेश्चनों को आज हम सॉल्यूशन करेंगे, जो कि RRB ALP के हैं, है ना। और इसके अलावा मेट्रो के हैं, PGCL के हैं, अलग अलग सेक्टर से उठाए गए प्रश्न है, उसका हम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न है जो उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आपके सामने पेश किया हूँ। सामना करिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही खास क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को कंट्रोल करने के आवश्यक उपकरण होते हैं। कौन कौन से वो उपकरण होते हैं, है ना। क्या वो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है? तो जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर MI टाइप का, ये भी सही है। सिंक्रोस्कोप, वॉट मीटर, ये भी सही है। यानी कि आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। सिंक्रोस्कोप के बारे में अगर देखा जाए तो जो आपका अल्टरनेटर होता है, इसको हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, है ना। सिंक्रोनाइजिंग हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम लैंप विधि के द्वारा करते हैं और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है सिंक्रोस्कोप। क्या होता है वो? सिंक्रोस्कोप विधि। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यही कह रहा है, सिंक्रोस्कोप मेथड। ये है आपका सिंक्रोस्कोप मेथड, है ना। सिंक्रोस्कोप मेथड में क्या होता है कि जैसे जो हम बाद में एक अल्टरनेटर जोड़ते हैं सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए, है ना। जो एक अल्टरनेटर इनकमिंग के रूप में जोड़ते हैं, किसके रूप में? इनकमिंग के रूप में जो जोड़ा जाता है, उसका जो EMF होता है ना, EMF का फेज क्रम, EMF का जो फेज क्रम होता है, इस फेज क्रम को हम क्या करते हैं, फेज क्रम को ये दर्शाता है। कौन? सिंक्रोस्कोप विधि द्वारा हम क्या करते हैं, जो अलग से हम बाद में सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए एक अल्टरनेटर, एक जनरेटर जोड़ते हैं। उस जनरेटर का जो EMF होता है, उस EMF का फेज क्रम को हम कैसे पता करते हैं? हम फेज क्रम को सिंक्रोस्कोप विधि द्वारा पता करते हैं, है ना। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ये सही होगा। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर के द्वारा भी हम कंट्रोल करते हैं। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर MI टाइप का, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और सिंक्रोस्कोप वॉट मीटर के द्वारा भी कंट्रोल कर लिया जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन का निपटारा हो चुका है, ओके रिपोर्ट है ना। आपको चीज़ें समझ में आया ना? अगर नहीं आया तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप अपनी जो आपका ओपिनियन है उस ओपिनियन को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है कि अल्टरनेटर के मुख्य भाग होते हैं। अल्टरनेटर के कौन कौन से भाग मुख्य होते हैं? देखिए, पहला तो है आपका स्टेटर, है ना। पहला है आपका स्टेटर या बॉडी। तो इसमें देखा जाए तो कोई सा भी मोटर हो, कोई सा भी मशीन है, बिना बॉडी का तो हो नहीं सकता। यहाँ से एक बड़ा ट्रेंडिंग सा सवाल बनता है कि जो आपका स्टेटर होता है,
है ना, जो स्टेटर होता है, इस स्टेटर का आकार कैसा होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो दोस्तों आकार इसका वलयाकार, कैसा, न तो गोलाकार, ना तो लंबाकार, ना बेलनाकार, किसी प्रकार का नहीं, ये वलय के आकार का इसका क्या होता है, वलयाकार इसका आकार होता है ना। और स्टेटर का काम होता क्या है ये समझिएगा। स्टेटर का काम क्या होता है, स्टेटर का काम देखिए ये होता है कि यांत्रिक रूप से सुरक्षा देना, क्या करना, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। किसको, मोटर के अंदर जितने भी पार्ट लगे हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो वाइंडिंग हो, चाहे शाफ्ट हो, जितने भी पार्ट लगे हैं मोटर के अंदर, उन सभी को मैकेनिकल रूप से सेफ्टी देता है। और दूसरा क्या है, पोल को आधार प्रदान करना, है ना। पोल को क्या करता है, ये आधार प्रदान करना, ये किसका काम है, ये भी स्टेटर यानी कि बॉडी का काम है ना। और स्टेटर में क्या लगा होता है, और स्टेटर में क्या लगा होता है, उससे जानने से पहले जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करना, है ना, पथ प्रदान करना, ये तीनों का तीनों काम किसका है, ये स्टेटर का काम है। आकार भी आपने देख लिया, वलय आकार का ये होता है। इसी में आई हुक लगा होता है। आपने देखा होगा कि मोटर को एक जगह से उठा करके अगर दूसरे जगह ले जाना है तो आप क्या करेंगे, आई बोल्ट चाहिए ना। आई हुक किस में लगा होता है, ये स्टेटर में ही लगा होता है। एक नेम प्लेट लगी होती है कि कितने एचपी की मोटर है, एसी मोटर है कि डीसी मोटर है, किस टाइप का इसमें इंसुलेशन है ना, ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ लिखा होता है नेम प्लेट। वो नेम प्लेट किस में लिखा होता है, स्टेटर में ही लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेटर की होगी। फिर है एक्साइटर। फिर क्या है आपका एक्साइटर। एक्साइटर क्या करता है, एक्साइटर का काम क्या होता है, देखिए ये एक्साइटर क्या होता है, एक डीसी सोर्स होता है। ये क्या होता है, एक डीसी सोर्स होता है। ये या तो डीसी का शंट जनरेटर हो सकता है या कंपाउंड जनरेटर, या कंपाउंड जनरेटर। डीसी का शंट जनरेटर भी हो सकता है, कंपाउंड जनरेटर भी हो सकता है। इसको स्थापित कहाँ पर करते हैं, है ना, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है, तो देखिएगा इसकी जो स्थापना है वो शाफ्ट पर, कहाँ पर, वो शाफ्ट पर की जाती है और रोटर को डीसी सप्लाई देती है ना। अब बच गई रोटर। तो देखा जाए तो रोटर क्या है, रोटर जो होता है इसमें या तो समुन्नत ध्रुव, है ना, या तो समुन्नत ध्रुव प्रकार का रोटर होगा, या फिर सेलिएंट प्रकार, या फिर सिलेंड्रिकल प्रकार, है ना, या फिर सिलेंड्रिकल प्रकार का, सिलेंड्रिकल ध्रुव प्रकार का आपका रोटर होता है। रोटर बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं और ये सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, है ना। स्टेटर, बॉडी, एक्साइटर, रोटर, ये सब अल्टरनेटर के पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इसके अलावा भी क्या क्या है ना, रोटर है, स्टेटर है, ब्रैकेट है, ब्रश होल्डर है, रेक्टिफायर है, ठीक है ना। अगर 3 kVA से छोटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 kVA से छोटा, 3 kVA से अगर छोटा जनरेटर है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर। अगर 3 kVA से बड़ा है तो फिर हम वहाँ पर एक्साइटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो दोनों केस में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर देखा जाए दोस्तों तो हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे थ्योरी को कवर कर रहे हैं, है ना। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन से हम कई सारे क्वेश्चन पैदा कर दे रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन बना दे रहे हैं, इसलिए इसको आप नोट जरूर करते रहना, है ना। और नोट करने के अगर मैं आपको फ़ायदे बताऊं तो नोट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जब अपने भाषा में चीज़ों को नोट करते हैं ना तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा हर किसी को जल्दी समझ में आती है, इसलिए नोट ज़रूर करते रहना। बाकी PDF है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ ना, ठीक है ना। एसी जनित्र के फील्ड होते हैं, कैसे होते हैं एसी जनित्र के फील्ड, तो इसके तो रोटेटिंग भी होते हैं, है ना, स्टेशनरी भी होते हैं, ए व दो दोनों, उपरोक्त सभी, है ना। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी सही कर सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग हो, कैसा हो,
रोटेटिंग यानी कि घूर्णित हो तो इसके कुछ ना कुछ फायदे भी होंगे। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं तो सुनिए। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है, हल्का होता है। किससे हल्का होता है? आर्मेचर से, है ना। ये क्या होता है, आर्मेचर से बहुत हल्का होता है, जिससे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 3000 आरपीएम। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 3000 आरपीएम। और इसके दूसरा एक और फायदा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर क्या है, रोटेटिंग है, तो स्लिप रिंग कितनी आवश्यकता पड़ेगी? स्लिप रिंग ओनली 2। कितना? ओनली 2 स्लिप रिंग से काम चल सकती है, ओनली 2 स्लिप रिंग से। अगर आर्मेचर यहाँ पर घुमाएंगे आप तो 3 स्लिप रिंग चाहिए। कितने चाहिए? 3 स्लिप रिंग। ये 2 फायदे हो गए। और तीसरा फायदा ये है कि अगर 33 किलो वोल्ट है ना, 33 किलो वोल्ट से अधिक की विभव है, अधिक की विभव यानी कि वोल्टेज है, तो फिर जो इसका वाइंडिंग होगा, फील्ड वाइंडिंग, उसको इंसुलेट, है ना, फील्ड वाइंडिंग इंसुलेट। कहने का मेरा मतलब है कि 33 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को हम आसानी से इंसुलेट कर सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है तो, है ना। इंसुलेट किया जा सकता है, है ना। मैं तीनों पॉइंट आपको समझा दे रहा हूं। अगर चुंबकीय क्षेत्र हल्का होता है, आर्मेचर से, देखिए चुंबकीय क्षेत्र अगर घूम रहा है ना, तो उसके फायदे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर से हल्का होता है, जिससे इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र अगर घूर्णित है तो स्लिप रिंग केवल 2 चाहिए। तीसरा, 33 किलो वोल्ट कोई वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, उसको हम क्या करते हैं, 33 किलो वोल्ट, 33,000 वोल्ट की उसको इनकमिंग सप्लाई देते हैं। वहां तक के वोल्टेज रेंज तक के वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है, उसको आसानी से इंसुलेट कर सकते हैं हम। अगर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, घूर्णित है, अगर रोटेटिंग है, तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये कई सारे फायदे होते हैं अपना इसके। वहीं पर अगला देखिए, प्राइम मूवर अल्टरनेटर को घुमाने के लिए होते हैं। तो प्राइम मूवर मोटर को भी घुमा सकती है ना, इंजन को भी घुमा सकती है, टरबाइन को भी घुमा सकती है, ठीक है ना। देखिए जो मोटर होता है, ये सिंक्रोनस मोटर, ये क्या है, सिंक्रोनस मोटर। आपको पता है ना कि जो आपका 3 फेज का सिंक्रोनस मोटर है, ये 3 फेज होने के बावजूद भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो हम एक मोटर जो प्राइम मूवर के रूप में काम में आता है, तो मोटर का इस्तेमाल करके हम उसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। इंजन है आपका, है ना, ये कौन सी इंजन होगी, ये डीजल इंजन, है ना। जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन भी एक, इसको भी हम क्या करते हैं, डीजल इंजन को हम घुमा करके इसमें से इलेक्ट्रिक आउटपुट लेते हैं, ठीक है ना। इसमें प्राइम मूवर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है ना। जो शादियों में, घरों में लाते हैं, जो डीजल इंजन होता है, उसको हम क्या करते हैं, पहले उसमें फ्यूल डालते हैं और फ्यूल डालने के बाद उसको हाथ से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो जब हम हाथ से उसको घुमा रहे हैं, वो क्या है, प्राइम मूवर है। और टरबाइन जो होता है, ये जो टरबाइन है, ये प्राइम मूवर का काम करता है कहाँ पर, जो एरोप्लेन होते हैं, जो एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन का जो इंजन है, उसको हम एक टरबाइन के माध्यम से, जो प्राइम मूवर का काम करता है, स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा भी देखिए, जो आपका कंप्रेसर वगैरह है ना, जो कंप्रेसर है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी, इसका भी सही आंसर होगा कि प्राइम मूवर अल्टरनेटर को घुमाने के लिए मोटर भी प्राइम मूवर के रूप में काम करता है, इंजन भी काम करता है, टरबाइन भी काम करता है। यानी कि प्राइम मूवर ये तीनों हैं, मोटर, इंजन और टरबाइन, तीनों प्राइम मूवर का काम करते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ को, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलिए अगला, चलिए देखिए दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और इसका जो हम निपटारा कर रहे हैं, वो उसका निपटारा भी बहुत मेहनत के बाद, यानी कि 4 से 5 किताबों को खंगालने के बाद मैं चीज़ें आपके सामने परोसता हूँ। तो इस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए, है ना। अगला सवाल है ईएमएफ से रिलेटेड। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो आपको क्या करना होगा,
है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर लगा करके ईएमएफ बढ़ा सकते हैं। नहीं, हमें तो एक चीज़ पता है कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, ईएमएफ बटा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। और दूसरा देखिए, एक और देखा जाए तो ERMS बराबर होता है 4.445 FN, है ना। तो यहां से भी देखा जाए तो जो ERMS है ये फ्लक्स के समानुपाती है। ये किसके समानुपाती है, फ्लक्स के समानुपाती है ना। अगर आप फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो ERMS का मान बढ़ेगा, फ्लक्स को हटाएंगे तो ये ERMS क्या है, वोल्टेज है, इसका मान। यहाँ से भी देखा जाए तो अगर आप फ्लक्स को घटाते बढ़ाते हैं तो EMF में भी आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, आप बेशक फ्लक्स को रेगुलेट कीजिए, फ्लक्स को बढ़ाइए ताकि EMF का मान बढ़े, लेकिन आप अपने मर्जी से EMF का मान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो फील्ड वाइंडिंग का इंसुलेशन होगा, किसका, जो फील्ड वाइंडिंग का इंसुलेशन होगा, ये इंसुलेशन क्या हो सकती है, ये इंसुलेशन पंचर हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए आपको फ्लक्स को रेगुलेट करना है। कहीं ऐसा नहीं कि EMF के मान को बढ़ाने के चक्कर में आप फ्लक्स के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए और पता चला कि वाइंडिंग आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में देना है। आप ना कहीं पर भी किसी भी विद्युत क्षेत्र में जाइएगा नौकरी करने तो आपको वहाँ पर मेंटेनेंस के तौर पर ही काम करने को मिलेगा। ये मेंटेनेंस का एक हिस्सा है, चीज़ों को सीखते रहिए। जब आप मेंटेनेंस बन जाएंगे ना तो मेरी ये पढ़ाया हुआ ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, ये काम आएगी। वहाँ पर आपको ध्यान में आएगा कि सर ने ये बोला था, ऐसे करने से ऐसे होता है और इसको घटाने बढ़ाने से, रेगुलेट करने से ये चीज़ रेगुलेट हो जाती है। ये चीज़ें बड़ा काम आती है ना। स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन क्या कहलाती है, इसको तो देखिए हम टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। और ये जो टर्बो अल्टरनेटर आपकी होती है, इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, एनटीपीसी वैकेंसी आती है एनटीपीसी में ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें भी HPCIL यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वैकेंसी आती है ना ITA वालों के लिए, गैसिस टरबाइन जो होता है इसका यूज किया जाता है, देखिए एरोप्लेन में ही करते हैं, है ना। IC इंजन में करते हैं, कहाँ पर, जो आपका IC इंजन वगैरह होता है, एरोप्लेन होती हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उपरोक्त नहीं ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टर्बो अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन से चलने वाली स्टीम, इसमें स्टीम क्या हो सकता है, स्टीम कैसे पैदा किया जा सकता है, स्टीम पैदा की जा सकती है गन्ने की खोई से, कोयला से, और धान का जो छिलका होता है ना उसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्साइटर क्या होता है। एक्साइटर वह होता है जो स्टेटर को उत्तेजित करता है। क्या वो रोटर को उत्तेजित करता है, जी हाँ, जो रोटर को उत्तेजित करता है। रोटर भी अपना खुद का एक फील्ड वाइंडिंग बनाता है, उस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई हम किससे देते हैं, एक्साइटर से देते हैं। आइए, जो आपका एक्साइटर होता है ना, उत्तेजक होता है, ये क्या करता है, ये डीसी सप्लाई देता है ना। ये एक प्रकार का क्या है, डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर 3 किलो वोल्ट 3 केवीए 3 किलो वोल्ट है, 3 केवीए से अधिक का, अगर आपका 3 किलो वोल्ट से अधिक, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, अधिक क्षमता वाली अगर मोटर है ना, 3 क्षमता वाली मोटर नहीं, मैं यहाँ पर इंजन लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं AC जनरेटर की बात कर रहा हूँ, है ना। इंजन है तो फिर उसको, उसके रोटर को DC सप्लाई देने के लिए, किसको, रोटर को DC सप्लाई देने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्साइटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे छोटी जनरेटर है 3 kVA से तो फिर हम ब्रिज सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। किसका, ब्रिज सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको दोस्तों, ये बैच क्लास में आपको कोई बता सकता है, बैच में, लेकिन मैं आपको फ्री में सेशन दे रहा हूं ना, फ्री में ही बैच वाली कहानी आपको बता रहा हूं, फ्री में बैच वाली कंटेंट आपको दे रहा हूं, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, है ना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और कंटेंट इकट्ठा करने में काफ़ी दोस्तों दम लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है,
ठीक है, इसके बाद कंटेंट मिलता है, तो इस कंटेंट को वैल्यू मिलना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है ना। और जितने भी इस क्लास को समर्थन करते हैं दोस्तों, वो सभी दबाइएगा थम्स अप, है ना। इस क्लास को प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, और वो प्यार स्नेह कैसे दे सकते हैं आप, एक थम्स अप से। अल्टरनेटर की रेटिंग किस राशि में व्यक्त की जाती है, तो वो होती है आपकी केवीए। केवीए क्या है, केवीए का मतलब होता है किलो, वी से वोल्ट, ए से एम्पियर, ए से एम्पियर, है ना, किलो वोल्ट एम्पियर। ये क्या है, एक अल्टरनेटर का आउटपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट में ये क्या देती है, विद्युत ऊर्जा देती है। अब इस विद्युत ऊर्जा को हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है, यानी कि इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये जो हमारा एलईडी पैनल चल रही है, ये क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा को हमें इस्तेमाल में करना है, तो इसको हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए लोड होता है ना। तो लोड कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका प्रतिरोधी लोड, ठीक है, फिर होता है दूसरा इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। तीसरा कौन सा हो गया, कैपेसिटिव लोड, है ना। तो टोटल कितने लोड हो गए, 3 लोड हो गए। अब जनरेटर को तो पता नहीं है ना, ना ही जनरेटर को बनाने वाले को पता है कि जो कंज्यूमर यानी कि हम और आप, हम किस प्रकार के लोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो उसको पता नहीं है, जिस लोड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अननोन लोड। जैसे कि हमारे मोबाइल में कोई नया नंबर आता है जिसको हमने जीवन में अक्खा जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, अननोन नंबर। उसी प्रकार से जो लोड होता है, हमें पता नहीं है किस प्रकार का लोड है, उसको हम क्या कहेंगे, अननोन लोड कहते हैं। तो अननोन लोड को चला सके, इसलिए इसकी रेटिंग केवीए में होती है। किलोवाट में किसकी होती है, ये डीसी मोटर की, ये है आपकी एसी मोटर की। केवीएआर है आपका सिंक्रोनस मोटर की, है ना, ये किसकी है, सिंक्रोनस मोटर की। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो चुका है ना, केवीए इज करेक्ट आंसर। अल्टरनेटर की रेटिंग, जैसे हर किसी की रेटिंग होती है ना, उसी रेटिंग का मतलब क्या है, इसकी कैपेसिटी को बताता है, इसके क्षमता को बताता है, कितने क्षमता की ये है। यदि एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ईएमएफ क्या होगा, मैंने बताया ईएमएफ बढ़ेगा, है ना, मैंने आपको बताया है ईएमएफ बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्लक्स के, इन सभी के क्या होते हैं, इन सभी के बिल्कुल समानुपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंक्रोस्कोप मोटर होती है, बताइएगा। मैं इसको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, है ना। देखिए, इसमें मैं एक 2 जनरेटर अपने पास लेते हैं और दोनों जनरेटर को हम सिंक्रोनाइज करके देखते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करके देखते हैं। ये आपकी दूसरी बस बार है ना। इसमें कितने टाइप के बस बार होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये क्या है, आपका मेन बस है, ये क्या है, मेन बस है, और ये है आपका ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी बस बार, है ना। ये ऑक्सिलरी बस बार, ये है मेन बस बार। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, एक मोटर के साथ इसको हम सिंक्रोनाइज, मोटर ही जनरेटर के साथ इसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं इस प्रकार से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा समय दीजिएगा, है ना। सिंक्रोनाइज करके मैं बताऊंगा। ये है अल्टरनेटर एटीआर फर्स्ट, ये है सहायक, आपका क्या है, सहायक बस बार, ठीक है। ये अल्टरनेटर हो गया, और यहाँ पर है आपका दूसरा अल्टरनेटर। इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, है ना। ये है एटीआर सेकेंड, यानी कि अल्टरनेटर सेकेंड। इसको यहाँ से कनेक्ट करिए इस प्रकार से। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर सिंक्रोस्कोप मोटर होती है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोस्कोप मोटर। इसमें कितने टाइप की वाइंडिंग होती है ना, उसको देखिए। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक है आपकी स्टेटर वाइंडिंग, ये सफ़ेद वाली जो है ये है स्टेटर वाइंडिंग। इसको यहाँ से, ये होता है एक पीटी से कनेक्ट होती है, किससे, पीटी से कनेक्ट होती है, और मेन बस बार से इसको कनेक्ट करते हैं, है ना। ये है आपका
मेन बस बार, है ना। स्टेटर है, ये क्या है स्टेटर, और रोटर को मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये है आपकी रोटर। रोटर भी इस प्रकार से पीटी से कनेक्ट होता है और ये यहाँ कनेक्ट होता है ना। ये क्या है आपका रोटर वाइंडिंग। रोटर को हम सहायक बस बार से कनेक्ट करते हैं, है ना, और स्टेटर को हम मेन बस बार से कनेक्ट करते हैं, मेन बस से इसको हम कनेक्ट करते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है, स्टेटर व रोटर दोनों वाउंड किए जाते हैं, है ना। एक ऑप्शन के लिए मैंने पूरा सिंक्रोनाइज कर दिया, है ना। ATR फर्स्ट, ATR सेकेंड, और यहाँ पर सिंक्रोस्कोप मोटर है, और यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटर व रोटर। स्टेटर वाइंडिंग को सिंक्रोस्कोप मोटर का स्टेटर वाइंडिंग किससे कनेक्ट हो रहा है, ये स्टेटर वाइंडिंग मेन बस से, और रोटर वाइंडिंग इसके सहायक बस से कनेक्ट हो रहा है ना। समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को पॉज कीजिएगा, बैक करके समझ जाएंगे। सिंक्रोनाइजिंग की सही अवस्था सिंक्रोस्कोप दर्शाता है, ये स्थिर अवस्था। समझिए स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है। स्थिर अवस्था का मतलब होता है कि इसमें एक सिंक्रोस्कोप में एक क्या होता है पॉइंटर होता है ना। इस प्रकार से क्या होता है पॉइंटर होता है, और इसके सेंटर में अगर इसका पॉइंटर रुक गया, ये क्या है इसका स्केल है, ये इसका स्केल है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बीचों बीच में, यहाँ पर बीचों बीच में पॉइंटर अगर स्थिर हो गया, स्थिर अवस्था में हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑक्सिलरी बस है, जो ऑक्सिलरी बस बार है, इसका जो EMF है, इसका जो EMF है वो मेन बस बार से मैच हो गया, है ना। मेन बस बार से वो क्या हो गया मैच हो गया। मेन बस बार से मैच करना, ऑक्सिलरी बस बार का EMF मेन बस बार से मैच करना ही हमारा उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन RRB ALP CBT2 2019 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी अल्टरनेटर के ओवर एक्साइटेड होने की प्रक्रिया में शक्ति गुणांक कैसे प्राप्त होती है। बड़ा ट्रेंडिंग सा सवाल है, और मैं इसको ट्रेंडिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार पूछा जाता है। क्या बोल रहा है कि अल्टरनेटर तो है ही, लेकिन ओवर एक्साइटेड है। कैसा है ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड के केस में हम इसको यूनिटी पावर फैक्टर पाते हैं। यूनिटी का मतलब क्या है, यूनिटी का मतलब ये होता है कि जो आपका करंट है ना, जो करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज ये दोनों कैसे होते हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कितना होता है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है cos 90 डिग्री, है ना। और थीटा का मान है cos 90 जो कि 0 डिग्री, cos 90 का मान होता है 0 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री आपको क्या दिखा रहा है ना, 0 डिग्री का मान मतलब बता रहा है कि इन फेज, इन फेज। करंट और वोल्टेज कैसे हैं, इन फेज है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं होता है ना। तब जा करके अगर इसका ग्राफ देखा जाए ना, इसका ग्राफ देखा जाए तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, सिंपल सी, है ना। इस प्रकार से देखिए ये ग्राफ, 0 टाइम पे, है ना, 0 t पे यहाँ पर करंट भी जनरेट हो रही है और वोल्टेज भी जनरेट हो रही है, और 360 डिग्री पर ये एक ही टाइम पे आ रहे हैं, यानी कि एक वेव, ये क्या है एक साइन वेव है, एक साइन वेव कंप्लीट कर रहे हैं एक ही टाइम पर। तो टाइम में डिफरेंस 0 हो गया, cos 90 का मान 0 डिग्री हो गया, तो यूनिटी ये होती है। अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो क्या होगा कि जो एक्चुअल में आप पावर यूज करेंगे, जैसे कि आपने 20 एम्पियर, है ना, कितना आपने 20 एम्पियर एक मोटर चलाया जो 20 एम्पियर खपत करती, 1 घंटा में मान लीजिए 20 एम्पियर का करंट ये खपत की, तो 20 एम्पियर का जितना रीडिंग बनेगा वो एक्चुअल में रीडिंग बनेगा। अगर ये इसके बीच डिफरेंस होता ना, तो ये फालतू का ये क्या करता है कि पावर लॉस कराता, और जो पावर लॉस हो रही है ना उसका भी आपको रीडिंग देना पड़ता, और 20 एम्पियर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी आपको मतलब रीडिंग बनता तो पैसा देना पड़ता, समझ रहे ना, ये चीज़ होती है। तो पावर फैक्टर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा डल होता है ना तो फिर गवर्नमेंट पेनाल्टी भी लेती है हमसे, ये भी ध्यान रखिएगा। और आप देखते होंगे पेनाल्टी से बचने के लिए कई बार हम इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए तो कैपेसिटर, उसको क्या बोलते हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कैपेसिटर बैंक इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अगर हम लोग
कैसे सुधारते हैं, कैपेसिटर लगा करके, छोटे छोटे कैपेसिटर लगा करके पावर फैक्टर सुधारते हैं। अब तो इक्विपमेंट आ चुके हैं पावर फैक्टर सुधारने के, है ना। वहीं पर एएलपी का ही क्वेश्चन है दूसरा कि कौन सा कथन अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन के लिए सत्य नहीं है। क्या बोल रहा है कि सत्य नहीं है ना। समान भार को बांटना ये सही बात है, विश्वसनीयता में वृद्धि ये भी सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। दक्षता में बढ़ोतरी ये भी सही बात है, ये गलत है। हानि में वृद्धि, अगर लॉस, देखिए अगर इसमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये एफिशिएंसी जो होता है ना लॉस के बिल्कुल समानुपाती होती है। ये भी क्या होगी, एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी। और हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे कि हमारी मोटर की जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा कम हो, है ना। हम चाहते हैं कि मोटर की एफिशिएंसी बिल्कुल बढ़िया रहे और मोटर, जिस काम के लिए हम मोटर लगा रहे हैं ना, वो काम हमारा फुल टू 100 हो, है ना। चलिए, ओके रिपोर्ट है दोस्तों। पुराने तकनीकी से संचालित टर्बो अल्टरनेटर को शीतलन कैसे प्रदान किया जा सकता है। तो उसको शीतलन प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन, है ना, ये क्या है, ये प्रकृति का ठंडा, ये क्या है, ये प्रकृति का ठंडा नेचर वाली क्या है, ये गैस है, ठंडी गैस है। और एक होता है हीलियम गैस, मैंने आपको बताया था ना, हीलियम प्लस एसीटिलीन जो गैस होता है, ये प्रकृति का गर्म गैस है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो ठंडा और गर्म दोनों मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी ठंडे का माहौल ही चल रही है, मेरे कहने का मतलब गर्मी का माहौल चल रहा है, और ज़रूरत किस चीज़ की है, ठंड की है, कोल्ड ड्रिंक की, है ना। यदि दो अल्टरनेटर समांतर प्रचालन में है, किसी कारणवश अल्टरनेटर का आद्य चालक, यानी कि आद्य चालक का मतलब क्या है, प्राइम मूवर है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, वह डीसी मोटर की तरह व्यवहार करेगी या सिंक्रोनस मोटर की तरह व्यवहार करेगी। आपको पता है अल्टरनेटर जो होता है ना, अल्टरनेटर ये क्या हमें आउटपुट में देती है, ये हमें आउटपुट में विद्युत ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा, ये आउटपुट में विद्युत ऊर्जा। और जो मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर, है ना, मोटर क्या करती है, ये आउटपुट में हमें यांत्रिक ऊर्जा देती है। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा देती है ना। तो कितना ज़्यादा गैप हो गया, पहले हमें विद्युत ऊर्जा मिल रही थी, अब हमें क्या मिलने लगा है, यांत्रिक ऊर्जा मिलने लगा है। हमें क्या चाहिए, हमें तो विद्युत ऊर्जा चाहिए, इसलिए प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट ना होने पाए, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसको हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ता है ना। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि किसी ब्रश मुक्त अल्टरनेटर के शाफ्ट में एक या एक से अधिक अल्टरनेटर कपल्ड कर दिए जाए, उसे क्या कहते हैं। अगर एक से अधिक अल्टरनेटर कपल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक तो आपका मुख्य अल्टरनेटर होगा, है ना, और दूसरा क्या बोल रहा है, शाफ्ट में हम क्या लगाते हैं, एक्साइटर लगाते हैं। शाफ्ट में हम क्या लगाते हैं, एक्साइटर, यानी कि एक एक्साइटर है और एक आपका मेन अल्टरनेटर है। एक्साइटर रोटर वाइंडिंग को सप्लाई देगा, है ना, और जो मेन अल्टरनेटर है ये आउटपुट में सप्लाई देगा। अब डीएमआरसी मेंटेनर का क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एसी जनित्र को प्रचालित करने वाली आद्य चालक यानी कि प्राइम मूवर की स्पीड, वोल्टेज और आउटपुट क्या तय करती है, ये तो आवृत्ति तय करती है ना। यानी कि एक अल्टरनेटर है, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना, और स्पीड चाहिए, ठीक है ना। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इसको आप अगर बार बार रिवीजन करते हैं ना, ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, ये चीज़ें आपके दिलो दिमाग में छप जाएंगे। निम्नलिखित में से किस घूर्णक में बने स्लॉट को उसके परिधि के चारों तरफ काटा जाता है और फील्ड वाइंडिंग व्यवस्थित की जाती है। ये डीएमआरसी का ही क्वेश्चन है भैया, देख लीजिए। गिलहरी, सिलेंड्रिकल, तो ये सिलेंड्रिकल पोल रोटर। आइए जानते हैं सिलेंड्रिकल पोल रोटर की कुछ खूबियों के बारे में। ये देख रहे हैं ना आप, ये चित्र सिलेंड्रिकल पोल रोटर का है और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई है ना। लंबाई होने के फायदे क्या होते हैं ना, आप सुनिए। और जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो सीलिंग फैन होता है उसमें पतले पतले तारों को डाल करके वाइंडिंग लपेटते हैं ना, वैसे इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है कि
कॉपर का एक बार होता है ना, लंबा चौड़ा एक पत्ती होती है, उस पत्तियों को डालते हैं इसके स्लॉट में। तो देखिए क्या होता है कि लंबाई अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसके फायदे जानिए, इसके फायदे मैं आपको गिना रहा हूँ। फायदे ये होता है, पहला नंबर फायदा लिखेगा कि इसमें एयर गैप का मान है ना, इसमें एयर गैप कैसा होता है, एक समान होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। और दूसरा नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर ये है कि इसमें डैम्पर वाइंडिंग है ना, इसमें डैम्पर वाइंडिंग जरूरी नहीं है कि लपेटे, डैम्पर वाइंडिंग इसमें नहीं होता है ना, डैम्पर वाइंडिंग इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम है ये आपका बताना काम है, ठीक। और तीसरा नंबर इसका है टर्बो अल्टरनेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। कहाँ पर, टर्बो अल्टरनेटर में। अगर आप एनटीपीसी में जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और एक चौथा और है कि ये यांत्रिक रूप से ना बहुत मजबूत होते हैं, है ना, यांत्रिक मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, यांत्रिक मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पोल्स की संख्या बहुत कम होते हैं जिससे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, पोल्स की संख्या कम होने के कारण स्पीड ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यूपीपीएसएल TG2 का कि अल्टरनेटर के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये आपके फैराडे के नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये बहुत ही नाजुक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को आपके सामने पेश करता हूँ। यह है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र में किस रोटर को प्राथमिकता दी गई है, वो है आपका सेलिएंट पोल रोटर। देखिए अब मैं आपको ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ सेलिएंट पोल रोटर के बारे में जो आपको बहुत कम लोगों को पता होगा। सेलिएंट पोल रोटर देखिए क्या होता है कि इसमें वही चीज़ है, देखिए इसमें पोल की संख्या ज़्यादा होते हैं, है ना, आरपीएम इसमें कम होता है, यांत्रिक मजबूती इसमें नहीं होती है, ये सब चीज़ें छोड़िए। इसमें जो एयर गैप होता है ना, इसमें जो एयर गैप होता है एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता। फिर फायदे कैसे हुए, एक समान ना होने के कारण, देखिए एयर गैप एक समान ना होने के कारण इसमें जो एक्सल का मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए जो पावर है ना, इसमें जो पावर है वो रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिएक्टेंस घट जाती है ना। एयर गैप एक समान ना होने का रिएक्टेंस घट जाते हैं जिससे पावर बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, पावर बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि पावर का बढ़ना तो मच बेटर है किसी भी मशीन के लिए, हम चाहते हैं कि पावर बढ़े, चाहे वो इलेक्ट्रिकली पावर हो चाहे वो मैकेनिकली पावर हो। एक्सल का मान घटा किसके वजह से, एयर गैप एक समान ना होने की वजह से। पावर का मान क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक्सल का मान घट गया, है ना। तो हम चाहते हैं पावर बढ़े, तो इसके लिए हम ये नहीं अपने मन मर्जी का कर सकते कि पावर बढ़ाने के चक्कर में हम एयर गैप के मान को बढ़ाते रहें या फिर एक्सल के मान को घटाते रहें। क्यों, क्योंकि जो पावर है ना मेरे भाई वो SCR के समानुपाती होता है ना। SCR क्या होता है, ये है आपका शॉर्ट सर्किट रेशियो, है ना। मोटर का क्या है, ये शॉर्ट सर्किट रेशियो, ठीक है ना। तो जो मोटर यानी कि जो जनरेटर है इसमें SCR का मान 0.8 से अधिक किसी भी रीजन में नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो गया तो फिर जो हमारा IEEE रूल होता है ना, इसका क्या होता है, उल्लंघन होने लगता है। उल्लंघन का मतलब कि अगर SCR का मान 0.8 से अधिक हो गया तो वही आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और कुछ नहीं होगा, है ना। और पेनाल्टी को देना चाह रहा है, ठीक है ना। पावर लॉसेस बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। MP असिस्टेंट लाइनमैन 2019 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लीजिए हर क्वेश्चन का PDF, ठीक है ना। अब हर क्वेश्चन का PDF लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर रहा है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, और यहीं पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है। अभी हम देखिए आपके लिए एक सेशन देने वाले हैं कि जो आपका CITS है ना, CTI, इसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। कैसे कैसे इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, कहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है CITS का मीन्स CTI का, तो इसके बारे में हम उस पर बात करेंगे, है ना। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा
और जितने भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। कल सुबह 9 बजे फिर से आएंगे और ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ना, और वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों, अपने साथियों तक, अपने सहपाठियों तक इसको शेयर भी करना है। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह फिर से 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।